जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक हम बात करते हैं पामेटम के बारे में। आखिर ये पामेटम क्या है और उत्तराखंड में इसको स्थापित क्यों किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड का जो वन विभाग है, इसने नैनीताल जिले के हल्द्वानी में राज्य का पहला और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम आम लोगों को समर्पित किया है। सबसे पहले तो समझते हैं कि पामेटम शब्द का मतलब क्या है, फिर इसके दूसरे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पामेटम जो है ये पाम ट्री से संबंधित है। इसमें पाम ट्री की विभिन्न प्रजातियों को समूह को रखा जाता है और इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है कि पाम ट्री पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। तो जब भी आप लोगों के सामने पामेटम शब्द आता है तो आप समझिएगा कि विभिन्न प्रजातियों के पाम ट्री का समूह होता है जो पाम ट्री के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाता है। इसके उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों इनको स्थापित करना चाहिए। इससे पाम ट्री का संरक्षण बढ़ेगा, मतलब संरक्षण को बढ़ावा देना है। पाम ट्री पर भविष्य में अनुसंधान को बढ़ावा देना है ताकि इसकी प्रजाति को और व्यापक किया जाए। पाम ट्री की जो प्रजातियां हैं, इनके महत्व को, पारिस्थितिक में इनकी भूमिका को लेकर जागरूकता पैदा करना भी इस पामेटम बनाने का प्रमुख उद्देश्य है। अगर हम इसकी कुछ बात करें दोस्तों, तो इसको बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा है और इस पामेटम में पाम ट्री की लगभग 110 प्रजातियों को शामिल किया गया है। उत्तराखंड के वन विभाग ने ये जो पाल्मेटम स्थापित किया है, ये आईयूसीएन के वर्गीकरण के अनुसार लगभग 4 प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त को शामिल करता है, 2 विलुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल करता है और 2 प्रजातियां ऐसी शामिल करता है जो सुभेद्य हैं। क्लियर। अच्छा, अगर पाम ट्री की प्रजाति की एक और बात करें तो वो उत्तराखंड के लिए स्थानिक प्रजाति है, जिसे हम ट्रेची कार्पस ताकिल या ताकिल पाम कहते हैं। इन सभी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पामेटम स्थापित किए जाते हैं। और आप लोगों को पता चल गया होगा कि पामेटम क्या होता है। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगर हम पीएससी या फिर यूपीएससी की परीक्षा की बात करें, विभिन्न राज्यों में जो पीएससी की परीक्षा होंगी उनमें भी अकेला आपको 3 अंक का जो प्रश्न होता है उसमें पामेटम शब्द दिया जा सकता है और आपसे पूछा जाएगा इसको 3 नंबर में लिखने का। क्लियर। चलिए, अगला टॉपिक है अमृत ग्लैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर। दोस्तों, हमारे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, नए विचारों को लाने के लिए, समाधानों की खोज करने के लिए कहीं ना कहीं इसमें एक मददगार प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जन केयर अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, बिग डेटा के साथ एम हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ब्लॉकचेन आदि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगभग 75 स्टार्टअप नवाचारों की पहचान करने के लिए इस जन केयर शीर्षक के साथ इस अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये जो अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम है, ये उस समय लागू किया गया है या लॉन्च किया गया है जब प्रधानमंत्री द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुरुआत किया गया और इसी अमृत महोत्सव के साथ ही इस प्रोग्राम को भी चलाया जा रहा है। क्लियर। कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य यही है कि जो युवा स्टार्टअप करने वाले हैं, ये उद्यमी हैं, उनकी भारत में जो भी समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, उनका समाधान किया जाए अच्छे विचारों के, नए विचारों के साथ। अगर अमृत महोत्सव की बात करें दोस्तों, तो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रोग्रामों की एक श्रृंखला है ये। यह महोत्सव जन भागीदारी की भावना के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे देश की आज़ादी के लगभग 75 साल पूरे हो गए हैं। इसके बाद हम 25 साल लगातार जो है अमृत महोत्सव के तौर पर मनाएंगे और इसका जब भारत की आज़ादी के पूरे 100 साल हो जाएंगे तो इसका ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है विश्व समुद्री दिवस। विश्व समुद्री दिवस क्या है, कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जाता है, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, वैश्विक लेवल पर अगर हम बात करें तो जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें समुद्री उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये शिपिंग इंडस्ट्री नहीं होती तो वैश्विक स्तर पर जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था चल रही है जहाज़ों के द्वारा, वो कम होती और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। तो कहीं ना कहीं शिपिंग उद्योग के योगदान को चिन्हित करने के लिए 30 सितंबर 2021 को विश्व समुद्री दिवस का आयोजन किया गया।
ये दिवस पहली बार 17 मार्च 1978 को आयोजित किया गया था। लेकिन एक बात याद रखना है कि जैसे हम दूसरे दिवसों की बात करते हैं, उन दिवसों की भांति विश्व समुद्री दिवस की कोई एक निश्चित तारीख नहीं है। ये पहली बार जब बनाया था तो 17 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था। इस बार 30 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। इसका अलग-अलग दिन होता है। मतलब प्रत्येक देश की सरकार द्वारा निर्धारित तारीख पर ही ये दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि प्रत्येक देश की सरकार एक तारीख निर्धारित करती है, उस तारीख पर हर साल इसको आयोजित कर लिया जाता है। एक परंपरा स्थापित हुई है कि यह दिवस आमतौर पर सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है, वरना कोई निश्चित नहीं है। कभी भी किसी भी मंथ में सरकार अगर कोशिश करे साल में एक बार इसको मना सकती है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है दोस्तों? समुद्री सुरक्षा को, शिपिंग सुरक्षा को, समुद्री पर्यावरण के महत्व को कहीं ना कहीं इसके चिन्हित करना है, इसके संबंध में जागरूकता पैदा करना है, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला टॉपिक है पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान। दोस्तों, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर राजस्थान में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियर एवं तकनीकी संस्थान, जिसको सीपेट कहते हैं, इसका उद्घाटन किया है। ये एक आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंड इंजीनियरिंग तकनीकी संस्थान होगा जो पूर्ण रूप से पेट्रोकेमिकल्स एवं उसे संबंधित उद्योगों की जरूरतों को पूरा करेगा। याद रखिएगा, पेट्रोकेमिकल्स जो हैं वो विभिन्न रासायनिक उद्योगों के हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किया जाता है। कच्चे तेल की बात करें या प्राकृतिक गैस की बात करें, इससे व्युत्पन्न होते हैं विभिन्न हाइड्रोकार्बन्स। मतलब कच्चे तेल से और प्राकृतिक गैस से जो हाइड्रोकार्बन्स उत्पन्न होते हैं, उनके उनसे ही, उनके यौगिकों से ही, उनके रासायनिक यौगिकों से ही पेट्रोकेमिकल्स जो होता है वो प्राप्त किया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स उद्योग की यदि हम बात करें तो आर्थिक विकास में और विनिर्माण के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसकी बहुत बड़ा इसका एक व्यापार है, बहुत बड़ा इसका बोल सकते हैं क्षेत्र है जो हमारे देश में है। भारत अपनी पेट्रोकेमिकल क्षमता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। यहाँ एशिया में एक प्रमुख रिफाइनिंग हब बनाने के लिए प्रयास कर रहा है भारत लगातार। यदि हम भारत में वर्तमान में बात करें तो लगभग 23 रिफाइनरी हैं भारत में, और भारत की वर्तमान जो क्षमता है वो लगभग 249.36 मिलियन टन है हर साल की। और भारत का ये टारगेट है कि वो 2025 तक अपनी शोधन क्षमता को बढ़ाकर लगभग 400 मिलियन टन कर ले। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 150 मिलियन टन बढ़ाने का टारगेट रखा गया है, तभी हम 400 पर पहुंचेंगे। तो निस्संदेह ये भारत सरकार के अच्छे प्रयासों के चलते पूर्ण होगा। क्लियर दोस्तों? और उसी क्षेत्र में ये इंस्टीट्यूट जो है वो एक कदम हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। अगले टॉपिक में फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।